देश में आए दिन हम हिंदुओं और मुसलमानों की लड़ाई देखते रहते हैं, जहां एक दूसरे के रिलीजन को टारगेट किया जाता है और दुश्मनी और डिफरेंसेस दोनों ही से बढ़ते नजर आते हैं। पर शायद ही किसी को पता होगा कि इस रिलीजियस डिफरेंसेस के साथ साथ अब लैंग्वेज डिफरेंस को लेकर भी मुद्दे इतने खराब हो जाएंगे कि हिंदी लैंग्वेज को टारगेट करते हुए अब देखा जाएगा। लैंग्वेज जो लोगों की आइडेंटिटी भी है ने एक काफी हीटेड आर्ग्यूमेंट देखा है, जब तमिलनाडु सीएम एम.के. स्टालिन और स्टेट के गवर्नर आर.एन. रवि में बहसा-बहसी हो गई और कुछ इस लेवल की लड़ाई जिसने की एक्स पर जगह बना ली, लोगों को शॉक कर दिया है कि लैंग्वेज की लड़ाई में क्यों ही किसी भी भाषा को नीचे रखने की जरूरत है। लैंग्वेज के अलावा यहाँ पर झगड़े एंथम को लेकर भी हुए हैं और सिर्फ यही नहीं बल्कि इस मामले में सीएम एम.के. स्टालिन ने पीएम नरेंद्र मोदी को भी खींचा है। पर बात वही है कि आए दिन हिंदी लैंग्वेज को काफी बैकलैश मिलता है और स्पेशली साउथ इंडियन स्टेट से, जहाँ लोगों की ये फर्स्ट लैंग्वेज नहीं होती। कई लोगों का मानना है कि हिंदी को बाकी लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग ज्यादा रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए क्योंकि वो ज्यादा बोली जाती है। पर ये क्लैरिफाई करने की भी जरूरत है कि हमारी कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इंटरेस्टिंगली हमने कुछ महीनों पहले ही एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन को कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनते देखा था, जब उन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ काफी अपमानजनक बातें बोली थी। और अब जाकर उनके पिता ने क्या कहा है, चलिए देखते हैं। हिंदी का ये विवाद शुरू होता है तमिलनाडु में हुए एक फंक्शन से, जहां सेंटर सेलिब्रेटेड द कल्मिनेशन ऑफ द हिंदी मंथ अलोंग विद द गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस ऑफ चेन्नई दूरदर्शन, और जिस इवेंट का हिस्सा आर.एन. रवि भी थे। अब सबसे पहले तो एम.के. स्टालिन का गुस्सा इस बात पर फटा कि एक नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट में भला हिंदी लैंग्वेज को क्यों सेलिब्रेट किया जा रहा है। पीएम मोदी के ऑफिस को टैग करते हुए स्टालिन ने ट्वीट किया और कहा कि ऐसे प्रोग्राम्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए एंड एडेड, The Constitution of India does not grant national language status to any language. In a multilingual nation, celebrating Hindu month in non-Hindi speaking states is seen as an attempt to belittle other languages. ये तो पहली बात थी जिससे एम.के. स्टालिन गुस्से में दिखे हैं, और दूसरी बात थी आर.एन. रवि द्वारा तमिल नेशनल एंथम में द्रविड़ वर्ड को स्किप करने का। आपको बता दें कि तमिल एंथम द तमिल ताई वास्तु किसी भी स्टेट गवर्नमेंट फंक्शन में सबसे पहले रिसाइट किया जाता है, और इस एंथम में द वर्ड द्रविड़ लार्जली refers to the racial identity of the people in the southern states, और इसी को मिस आउट करने पर एम.के. स्टालिन ने गवर्नर को खूब फटकार लगाई है। कहने को द ग्रुप फ्रॉम दूरदर्शन ने एंथम के दौरान ये वर्ड स्किप किया था और दूरदर्शन तमिल ने इसके लिए माफी भी मांगी थी, पर एम.के. स्टालिन ने अभी क्लेम किया है कि ये वर्ड मिस करते हुए गवर्नर स्टेट लॉज को वायलेट कर रहे हैं और उन्हें इस पोस्ट से तुरंत रिमूव करना चाहिए। ये सुनकर जहां सबको एक बड़ा झटका लगा है, वहीं अपने नेक्स्ट पोस्ट में स्टालिन ने ट्वीट किया कि will the governor who suffers from a Dravidian allergy ask them to leave out Dravid in the national anthem? The union government should immediately recall the governor who is deliberately insulting Tamil Nadu and the sentiments of the people of Tamil Nadu. पर अब बिना देरी किए सीएम एम.के. स्टालिन के ट्वीट्स को अपोज करते हुए गवर्नर दिखे हैं, जिन्होंने पलट जवाब देते हुए स्टेट किया है कि मेकिंग रेसिस्ट रिमार्क एंड alleging incorrect imputation against the governor by the chief minister is unfortunately cheap and lowers the dignity of the high constitutional office of the chief minister. Since he rushed to the public with his racist remarks and false imputations, I am constrained to respond. सिर्फ यही नहीं बल्कि सीएम और गवर्नर दोनों के बीच इस बात को भी लेकर बहसा-बहसी देखने को मिली, जब आर.एन. रवि ने कह दिया कि पीएम मोदी ने तमिल लैंग्वेजेस को स्प्रेड करने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन इसके खिलाफ एम.के. स्टालिन ने सवाल ही कर दिया कि आखिर ऐसा पीएम मोदी ने किया ही क्या है। साउथ इंडियन स्टेट्स के पॉलिटिकल लीडर्स को आए दिन ऐसे लैंग्वेज पर झगड़ा करते देखना देश की यूनिटी को हिलाकर रख सकता है, वो भी तब जब वैसे ही जनता काफी डिवाइडेड चल रही हो। अब हमने आपको बताया था कि कैसे एक समय पर उदयनिधि स्टालिन ने भी हिंदुओं की आस्था को टेस्ट कर लिया था, जब उन्होंने सनातन धर्म को कोविड, डेंगू, मलेरिया से कंपेयर किया था। इंटरेस्टिंगली अभी उनके खिलाफ एक केस वापस से मद्रास हाईकोर्ट जा पहुंची है और इस मामले में कोर्ट सुनवाई करेगी भी नहीं, देखने को जल्द मिलेगा। असल में a Chennai-based lawyer has filed a petition before the Madras High Court seeking a direction to the Tamil Nadu Deputy Chief Minister Udayanidhi Stalin to adhere to a formal dress code while attending public events and discharging his official duties. ये पिटिशन जो कि लॉयर एम साध्या कुमार द्वारा फाइल्ड है, ने क्लेम किया है कि by wearing casual attire such as t-shirt and jeans and casual footwear at official events, Udayanidhi has been violating the state's own government order issued in 2019 that prescribes a formal dress code for all public servants. सिर्फ यही नहीं बल्कि एडवोकेट ने अपने पिटिशन में ये भी कहा है कि जो टी-शर्ट्स उदयनिधि स्टालिन द्वारा पहने जाते हैं उसमें डीएमके पार्टी का सिंबल बना हुआ है,
और जो कि काफी गलत है। दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट दैट पब्लिक सर्वेंट्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम डिस्प्लेइंग सिंबल्स ऑफ एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी इन गवर्नमेंट मीटिंग्स। अब अगर सनातन धर्म से जुड़े कंट्रोवर्सी की बात करें तो उदयनिधि स्टालिन का ये कहना भी था कि उन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ कुछ बोला नहीं था, जिसकी वजह से उनके ऊपर इतने केसेस चल रहे थे। ये बात सुनकर मद्रास हाईकोर्ट की जज जस्टिस अनीता सुमंत काफी चौंक गई थी, जो कि इस केस की सुनवाई कर रही थी। सीनियर एडवोकेट पी विल्सन, जो कि उदयनिधि स्टालिन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ने कहा था कि स्टालिन ने सनातन धर्म के कास्ट सिस्टम को हटाने की बात कही थी और ये नहीं कहा था कि सनातन धर्म को ही हटा देना चाहिए। अब इस अपमानजनक बातों की वजह से उदयनिधि के खिलाफ काफी एफआईआर फाइल होते हुए दिखे थे, जिसको क्लब करवाने की मांग करते हुए उनकी ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने जैसे ही इस मामले को उठाया वैसे ही उदयनिधि स्टालिन को फटकारना शुरू कर दिया था। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने उदयनिधि स्टालिन से सवाल ही कर लिया था कि उन्हें कैसे समझ नहीं आया कि वे क्या बोल रहे थे, एंड स्टेटेड, You abuse your Article 19 subsection 1A right. You abuse your Article 25 right. Now you are exercising your Article 32 right. Do you not know the consequences of what you said? इस पॉइंट पर सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझाया कि वे यहाँ स्टालिन के रिमार्क्स को डिफेंड नहीं करने आए हैं, पर डिफरेंट स्टेट्स के सारे एफआईआर्स को क्लब करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने उन्हें बोल दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट ना आकर कंसर्न्ड हाईकोर्ट जाए तो सही रहेगा, लेकिन इस बात से भी सीनियर एडवोकेट सिंघवी परेशान दिखे थे और बेंच को समझाते हुए कहा था, I have to move 6 high courts. I will constantly be tied up in this. This is persecution before the prosecution. पर एक बार वापस से जस्टिस दीपांकर दत्ता ने स्टालिन को फटकारते हुए कहा था कि you are not a layman, you are a minister. You should know the consequences. कुछ ऐसा ही जस्टिस अनीता सुमन ने भी अपने ऑर्डर में ऑब्जर्व किया था और स्टेट किया था कि the statements equating सनातन धर्म to HIV, AIDS, dengue and malaria, which need to be eradicated, are perverse, divisive and contrary to constitutional principles and ideas and tantamount to gross disinformation। पर इसके बावजूद उन्होंने तमिलनाडु मिनिस्टर के खिलाफ को वारंटो रिट इशू करने से सख्त मना कर दिया था। ऐसे चलिए एक नजर उस इवेंट पर डाल लेते हैं जिसने इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है। சீராரும் வதனமெனத் திகழ்பரத கண்டமிதில் தக்க சிறும் முதலும் தரித்தல் திலகமுமே தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ்மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறமையந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே। और लैंग्वेज की इस लड़ाई में आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। Until then, keep following लॉ चक्र।